अब हम आगे कंटिन्यू जो लेक्चर है उस कंटिन्यू लेक्चर में सेक्शन जो 21 है उस सेक्शन 21 को जो कि यदि पढ़ेंगे तो सेक्शन 21 से पहले हम सेक्शन 20 पढ़ेंगे जो न्यायालय की जो परिभाषा है। तो न्यायालय की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत है एक संस्था से है या एक निकाय से जो कि यदि है एक नॉन लिविंग जो पर्सन है वो न्यायालय की परिभाषा के अंतर्गत आता है। न्यायाधीश की परिभाषा सेक्शन 19 के अंतर्गत दे रखी थी। न्यायालय के अंतर्गत है न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का द्योतक है जो न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए विधि के द्वारा उसको जो कि यदि वह सशक्त किया गया है, या जो एक न्यायिक निकाय के रूप में है वह एक न्यायिक निकाय भी एक कॉर्पोरेट जो बॉडी है, कॉर्पोरेट जो बॉडी है उस बॉडी को भी जो कि न्यायालय की परिभाषा के अंतर्गत जो कि रखा जो कि यदि जाएगा। तो वह ऐसा जबकि न्यायाधीश वह यह जो निकाय है वह न्यायिक जब एक कार्य कर रहा हो तो वह न्यायालय की परिभाषा के अंतर्गत जो कि यदि आएगा। जैसे कि न्यायालय सेशन न्यायाधीश, न्यायालय मुंसिफ मजिस्ट्रेट। तो ये जो शब्द है न्यायालय मुंसिफ मजिस्ट्रेट वह न्यायालय का द्योतक है, यानी कि वह न्यायालय को आइडेंटिफाई करता है कि इस न्यायालय के अंतर्गत जो व्यक्ति बैठेगा वह जेएम प्रथम श्रेणी का जो कि यदि होगा और उस व्यक्ति को न्यायिक कार्य करने के लिए विधि के द्वारा सशक्त जो कि यदि किया गया है। इस प्रकार से धारा 20 के अंतर्गत आईपीसी के अंतर्गत न्यायालय की जो परिभाषा है वो दे रखी है। अब आईपीसी में सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा दे रखी है धारा 21 के अंतर्गत वो लोक सेवक की परिभाषा है। लोक सेवक की परिभाषा को हमारे 12 जो कि अध्यायों के अंतर्गत 12 जो क्लोजेज हैं उस क्लोजेज के अंतर्गत जो कि यदि इस परिभाषा को जो कि बांटा गया है। तो लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत जो कि यदि आता है सबसे पहला तो निर्देशित किया गया है, दूसरे को जो कि यदि दूसरा इसका जो पॉइंट आता है वो आता है भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई भी जो कि ये आयुक्त ऑफिसर है, कमीशन्ड जो ऑफिसर है वो इसकी परिभाषा में आएगा। तीसरा इसका आता है हर न्यायाधीश, जिसके अंतर्गत कोई ऐसे व्यक्ति भी आता है जिसको न्यायिक जो कृत्यों का निर्वहन करने के लिए विधि के रूप से उसको जो कि एम्पावर्ड किया गया हो या विधि के द्वारा उसको सशक्त जो कि यदि किया गया है। चौथा जो इसका पॉइंट है उसके अंतर्गत आता है न्यायालय का हर जो कि यह कि वह ऑफिसर के अंतर्गत आएगा, समापक, रिसीवर या कमिश्नर जो कि यदि वो इसके अंतर्गत आता है। उस ऑफिसर का यह कर्तव्य हो कि वह विधि के या तथ्य के किसी मामले के अंतर्गत अन्वेषण करे या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए या अधिप्रमाणित करे या किसी संपत्ति का भार संभाले या किसी निर्वचन को वो व्यक्ति करे या किसी आदेश का निष्पादन करे। तो ऐसा व्यक्ति जो कि है वह लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। पांचवा इसका जो पॉइंट है उस पांचवें पॉइंट के अंतर्गत है न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी का जो मेंबर है, जूरी सदस्य जो भी है वह इसके अंतर्गत आएगा। पंचायत का सदस्य इसके अंतर्गत आएगा और असेसर भी इसके अंतर्गत जो कि सम्मिलित किया गया है। छठवा है हर मध्यस्थ, यानी जो कि है आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ जो कि है वह इसके अंतर्गत आएगा, जो न्यायालय के द्वारा या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किसी मामले विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित जो कि यदि किया गया है। तो मध्यस्थम जो अधिनियम है पहले 1940 का था, जिसमें आर्बिट्रल जो कि यदि आर्बिट्रेशन में अवार्ड जारी होता था जिसको पंचाट भी कहते हैं। उस 1940 के अधिनियम को 1996 यानी कि आर्बिट्रेशन का जो एक्ट है वर्तमान में 1996 का एक्ट है और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR के अंतर्गत उसको पढ़ा जाता है। उसमें भी 96 जो कि सेक्शन है। तो 1996 का सेक्शन 30 में जो कि है कि अवार्ड या पंचाट जारी होता है, उस अवार्ड या पंचाट की विशेषता होती है कि उस अवार्ड की या पंचाट की न्यायालय की डिक्री के समान वैलिडिटी होगी और वह अपीलेट नहीं होता, यानी कि स्थायी लोक अदालत का कोई मामला है उस स्थायी लोक अदालत के मामले को हम अंतिम रूप से निर्णित किया हुआ मामला मानते हैं और उसकी कोई अपील नहीं होती। उसी प्रकार से सेक्शन 30 के अंतर्गत जो कि है कि वह इसमें अपील को नहीं होगा। लेकिन सेक्शन 34 के अंतर्गत आपको पंचाट को अपास्त करने के कुछ आधार दे रखे हैं कि आप उस पंचाट से यदि खुश नहीं हैं तो उसको आप सेट असाइड करा सकते हो। तो ये हम इसका जो विस्तृत जो विवेचन है वो 1996 का जो आर्बिट्रेशन का जो एक्ट है उस एक्ट के अंतर्गत जो कि है कि उसको हम पढ़ेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशल जो प्रोसीडिंग्स होती हैं
उनमें आर्बिट्रेशन का अति महत्वपूर्ण योगदान जो कि वह होता है। अब 7वां इसका जो पॉइंट है उसके अंतर्गत आता है ऐसे व्यक्ति जो ऐसे पद को धारण करे जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को निरोधित करने के लिए, डिटेन करने के लिए जो कि वह सशक्त हो। और 8वां पॉइंट इसका है सरकार का हर ऑफिसर जो उसके ऑफिसर होने के नाते उसका यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों के निवारण की इत्तला जो कि वह दी, अपराधी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे और लोगों के स्वास्थ्य, क्षेम और उसकी संरक्षा की जो कि संरक्षा करे, यानी कि उनकी सुविधा की संरक्षा करे। तो वह व्यक्ति भी लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत आईपीसी के अंतर्गत जो कि आएगा। 9वें जो पॉइंट के अंतर्गत आता है ऐसा व्यक्ति लोक सेवक की परिभाषा में माना जाएगा जो उस ऑफिसर के नाते सरकारी संपत्ति को वह अपने पास रखता है या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करता है या अर्थ संबंधी कोई जो हित हैं उन हितों का संकेंद्रण करता हो या धन संबंधी कोई हितों से संबंधित कोई भी दस्तावेज है उस दस्तावेज को वह अति प्रमाणित जो कि वह करता हो। और इस प्रकार से यह 9वां पॉइंट हो गया। 10वां पॉइंट जो कि इसके अंतर्गत है कि ऐसा ऑफिसर होने के नाते उसका यह कर्तव्य है कि वह किसी धर्मनिरपेक्ष प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को प्राप्त करे, उसका निर्वहन करे, उस संपत्ति का व्यय करे, इसके साथ ही सर्वेक्षण है उसका निर्धारण करे। तो वह व्यक्ति भी इस परिभाषा के अंतर्गत जो कि आएगा। 11वां जो पॉइंट है और 11वें पॉइंट के अंतर्गत जो कि वह व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता हो जिसे पद के कारण वह निर्वाचन नामावली को बनाने के लिए, इलेक्टोरल रोल को बनाने के लिए वह क्या सशक्त जो कि वह किया गया हो। अब वह उस निर्वाचन नामावली को बनाता है, उसको पुनरीक्षित करता है, उसको संरक्षित करता है, तो वह व्यक्ति जो कि इस परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इसका जो 12वां पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूरी इस परिभाषा का कंक्लूड जो कि निष्कर्ष निकालता है। वो ये कहता है कि सरकार की सेवा में कार्य करने वाला हर व्यक्ति जो सरकार से कमीशन के रूप में पारिश्रमिक जो कि वह पाता हो, वह व्यक्ति जो कि लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत जो कि आएगा। इसके अलावा स्थानीय प्राधिकारी जो कंपनी अधिनियम उनकी धारा 617 है उसके अंतर्गत सरकारी कंपनी का कोई सेवक हो वो भी लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से सेक्शन जो 21 का जो क्लोज 12 है वो काफ़ी विस्तृत जो कि इसमें आता है। इसका दृष्टांत जो कि वह दे रखा है नगर पालिका का जो आयुक्त है, कमिश्नर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, वो भी आयुक्त जो कि है वह लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। अब इसके 3 स्पष्टीकरण इस धारा के अंतर्गत दे रखे हैं और उन 3 स्पष्टीकरण में स्पेशली जो कि कहा गया है कि लोक सेवक के अंतर्गत ये सभी कार्यों का निष्पादन करने वाले व्यक्ति हैं वो जो कि इसके अंतर्गत आएंगे, चाहे कि वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हों या सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं किए गए हों। दूसरी स्थिति के अंतर्गत है जो एक एम्बिगुइटी को दूर करने वाला उपबंध है। किसी भी जो हम जब एविडेंस एक्ट 9 जो कि 1872 पढ़ते हैं तो उसमें जो सेक्शन 91 से लेकर के 100 तक के जो सेक्शन हैं उनमें पेटेंट एंड लेटेंट एम्बिगुइटी यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संदिग्धता के बारे में जो कि है कि कुछ प्रावधान जो कि किया गया है। ये पेटेंट और लेटेंट एम्बिगुइटी होती क्या है? ये होती है कि किसी दस्तावेज के अंतर्गत यदि किसी प्रकार की कोई अशुद्धि है जिसको देखने से ही पता चलता हो कि यह अशुद्धि उस दस्तावेज के अर्थ को परिवर्तित कर देगी, तो ऐसी एम्बिगुइटी को हम तत्काल प्रभाव से दूर कर सकते हैं। लेकिन यदि दस्तावेज के अंतर्गत कोई ऐसी एम्बिगुइटी है जो प्रत्यक्षता देखने से प्रदर्शित नहीं होती हो, उसको हम लेटेंट एम्बिगुइटी कहेंगे और उस जो कि एम्बिगुइटी को तब तक परिवर्तित नहीं कर सकते जब तक कि सार्वजनिक हितों पर हमारे उस एम्बिगुइटी का प्रभाव नहीं पड़ता हो। तो ये 3rd ईयर में हम एविडेंस एक्ट में इस एम्बिगुइटी का पढ़ेंगे। तो यहाँ आईपीसी के अंतर्गत डिस्कस इसलिए किया जा रहा है कि आईपीसी का सेक्शन 21 का दृष्टांत जो 2 है, स्पष्टीकरण तो जो 2 है, वो स्पष्टीकरण 2 इस बात को प्रदर्शित करता है कि पद या ओहदे को धारण करने में अगर किसी प्रकार की त्रुटि भी हो तो भी उस अवस्था के अंतर्गत उस व्यक्ति को लोक सेवक समझा जाएगा। स्पष्टीकरण 3 के अंतर्गत जो कि वह निर्वाचन शब्द के अंतर्गत जो कि परिभाषित किया गया है। इस प्रकार से यह धारा जो कि वह इसमें इसकी आईपीसी 21 जो कि लोक सेवक को परिभाषित करती है। अब इसमें जो स्पेशल जो केस लॉ हैं वो AR अंतुलिम नाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, M की करुणानिधि का मामला भी इसके अंतर्गत है।
और AR अंतुले का मामला है, इनमें जो कि है कि लोक सेवक को विस्तृत रूप से परिभाषित जो कि किया गया है। MP करुणानिधि के अंतर्गत बताया गया है कि मुख्यमंत्री जो कि है कि वे लोक सेवक की जो परिभाषा है, उस लोक सेवक की जो परिभाषा है, उस लोक सेवक की जो कि है कि परिभाषा के अंतर्गत जो कि है कि वह आएगा। तो इस प्रकार से आज हमने मुख्यमंत्री को लोक सेवक जो कि है कि एक MK करुणानिधि का जो केस है, उस MK करुणानिधि के केस में जो भी है कि मुख्यमंत्री को लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत रखा है। अब हम सेक्शन पढ़ेंगे 22। सेक्शन 22 के अंतर्गत है मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ मैं जो ये परिभाषाएं बता रहा हूँ, इन परिभाषाओं को हम एजिटेज यानी कि एजिटेज इनका जो इंटरप्रिटेशन है वो करेंगे। इंटरप्रिटेशन भी पार्ट 3 के अंतर्गत, 3rd ईयर के अंतर्गत जो कि सब्जेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। तो इंटरप्रिटेशन में जो कि है निर्वचन जब करते हैं तो निर्वचन में भी काफ़ी सारे रूल हैं। उनमें ग्रामेटिकल जो रूल है, तो उस ग्रामेटिकल रूल यह बताता है कि जब किसी भी हम इंस्टीट्यूट का या किसी भी एक्ट का या किसी अन्य रेगुलेशन का जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसमें शब्दों को हम यथावत यानी एज इट इज जो कि यह रूल करेंगे, तो उसको ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन जो कि हम कहते हैं। इसके अलावा अन्य जो कि इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत जैसे मिस्टिक रूल है, जिसमें अदर प्रकार से गोल्डन रूल है, तो अदर अनेक प्रकार से जो कि यह इसको हम इंटरप्रिटेशन के रूल्स अंदर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ग्रामेटिकल जो रूल्स है उसको जो कि फॉलो करेंगे। और ग्रामेटिकल रूल्स के अंतर्गत जो कि इसमें एजिटेड जो कि उसको जो कि यह किया जाता है। तो अब हम इसमें सेक्शन 22 में जंगम संपत्ति के बारे में पढ़ेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? तो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हर भांति की मूर्त टेंजिबल जो प्रॉपर्टी है, मूर्त संपत्ति वह आती है। और जो चीज़ भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी हुई है, यानी कि एम्बिग्यूटेड इन द अर्थ, यानी कि जो स्थायी रूप से धरती से जुड़ी हुई है, धरती से बंधन जो ग्रस्त है, उस संपत्ति को हम मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं रखेंगे। और भूबद्ध चीज़ से स्थायी रूप से जुड़ी हुई संपत्ति इसके अंतर्गत जो भी है कि वो नहीं आएगी। तो ये हो गया सेक्शन 21। जहाँ हम टेंजिबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो थेफ्ट, जहाँ हमने 378 IPC में पढ़ा था, तो उसके अंतर्गत मूवेबल प्रॉपर्टी ही थेफ्ट की विषय वस्तु जो कि होती है। और उसमें आपको एक बात और बता दूं कि उसमें इंटेंशन का बेईमानी पूर्वक, डिसऑनेस्टी पूर्वक होना जो कि आवश्यक है। जबकि जो सेक्शन 24 IPC के अंतर्गत बेईमानी पूर्वक को प्रदर्शित किया गया है, उसको परिभाषित जो कि किया गया है। सेक्शन 25 में कपट पूर्वक को जो कि परिभाषित किया गया है। और उसमें डॉक्टर बिमला बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड केस है, उसके अंतर्गत यही बताया गया है कपट के 2 आवश्यक तत्व हैं, धोखा और क्षति। तो इस प्रकार से अलग अलग जो डेफिनेशंस हैं, उन अलग अलग डेफिनेशंस को अलग अलग जो कि जो शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों को हम लिटरली रूप से उनको इंटरप्रिटेशन करते हुए और उनको समझेंगे। सेक्शन 23 में सदोष अभिलाप। तो सदोष अभिलाप का मतलब जो कि इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो ये कह रहा है कि ऐसा अभिलाप जो हमको वास्तविक रूप से हम उस अभिलाप को प्राप्त करने के जो कि अधिकारी नहीं थे। सेक्शन 2 सब क्लोज 12 CPC मिशन प्रॉफिट अंतकालीन लाभ, उसके अंतर्गत भी हम यही देखते हैं कि ऐसा लाभ जो उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन वस्तुओं से उस लाभ को प्राप्त करने के हम अधिकारी नहीं होते हैं, यानी अतिरिक्त जो कि लाभ है वो उसमें प्राप्त होता है। जहाँ लैंड रेवेन्यू की हम बात करते हैं, LRA लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंतर्गत भी शायर की परिभाषा दे रखी है। तो शायर के अंतर्गत भी हम उस लाभ के बारे में बात करते हैं जो ऐसी संपत्ति से प्राप्त होता है जो हमें परक्यूसाइड्स यानी अभिवृद्धियाँ, अभिलाभ जो कि होते हैं, और ये हमको अतिरिक्त रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे कि वनों से प्राप्त लकड़ी, और यदि जहाँ घास, कूड़ा करकट आदि, तो इनका हम टैक्स जो कि रूप में भुगतान करते हैं। यदि हम टैक्स इन वस्तुओं को नहीं चुकाएं और इन वस्तुओं को अधिक जो कि बिना किसी टैक्स चुकाए अगर हम इनको प्राप्त करें, इनको अभिलाभित करें, इनको हम प्राप्त करें, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत ये ऑफेंस जो कि होगा। तो जब इन वस्तुओं का टैक्स चुकाया जाता है तो उस टैक्स को लैंड रेवेन्यू की भाषा में शायर की परिभाषा के अंतर्गत जो कि रखा गया है, जो सेक्शन 5 सब क्लोज 34 के अंतर्गत जो कि लैंड रेवेन्यू के अंतर्गत जो कि डिफाइन जो कि किया गया है। अब हम बात करते हैं इसमें सदोष रूप से अभिलाभ की। सदोष अभिलाभ क्या है? तो सदोष अभिलाभ के अंतर्गत है विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से
हकदार लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि ऐसी संपत्ति उस व्यक्ति के पास बिना किसी युक्तियुक्त रीजन के, बिना किसी उसकी युक्तियुक्तता के उसके पास जो कि आती है। तो सदोष अभिलाभ तो उस व्यक्ति को होगा जिस व्यक्ति को वास्तविक रूप से उसका वह हकदार नहीं है, लेकिन सदोष हानि उस व्यक्ति को होगी जो वास्तविक रूप से हकदार जिसका उठाने वाला व्यक्ति हो। तो सदोष हानि से तात्पर्य विधि विरुद्ध द्वारा साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति जो कि वह होता है। इसमें सदोष अभिलाभ के अंतर्गत सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो महत्वपूर्ण बात यही है कि विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा जो कि ऐसा जो कार्य जो कि किया जाता है। अब आता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 के अंतर्गत आता है बेईमानी पूर्वक, यानी कि जब कोई इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे तो अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, तो ऐसे कार्य को हम बेईमानी पूर्वक जो भी कार्य कहा हुआ माना जाएंगे, जो सेक्शन 24 बताता है। सेक्शन 25 के अंतर्गत है कपटपूर्वक। कपटपूर्वक के अंतर्गत जो कि है साफ जो कि बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी कार्य को कपटपूर्वक करता है वह तब कहा जाता है जब वह कपटपूर्वक करने के आशय से करता है, अन्यथा वह ऐसा नहीं माना जाएगा कि यह कार्य कपटपूर्वक किया गया था। इसमें केस लो मैंने आपको पहले बताई थी, डॉक्टर बिमला बनाम दिल्ली प्रशासन, यह 1963 सुप्रीम कोर्ट 1572 का इसमें साइटेशन दे रखा है। इस प्रकार से आज हमने सेक्शन 20 से लेकर के सेक्शन 25 तक जो डेफिनेशन क्लोज है वो पढ़ा। आगे की जो कक्षा है उस कक्षा में मैं सेक्शन 26 से लेकर के और आपको पढ़ाऊँगा सेक्शन 33 तक, जिसमें सेक्शन 26 में तो है कि विश्वास करने का कारण कब कहोगे आप, और सेक्शन 33 में है एक्ट और ओमिशन यानी कार्य और लोभ। तो आज की कक्षा में बस इतना ही हम पढ़ेंगे, आगे की कक्षा को सेक्शन 26 से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।